Okay. So mortgage-backed securities, we have discussed what's a mortgage, home loan के features, उसमें LTV, debt to income ratio, agency non agency RMBS, right? और एक छोटा सा सम किया था, weighted average maturity, weighted average coupon, right? तो अभी go to the first LOS. Go to the first LOS of this chapter. Define prepayment risk and describe time tranching structures in securitization. Okay. So MBS prepayment risk. See, जब आपका अंडरलाइन लोन होम लोन है, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, तो होम लोन टिपिकली लॉन्ग टर्म ही होता है, राइट? एंड उसमें मोस्टली ऐसा होगा कि लोग प्रीपेमेंट कर देते हैं. इट इज वेरी रेयर टू फाइंड समवन हु इज लाइक पेइंग ईएमआईज फॉर एंटायर टेन्योर. सपोज इंडिया में 20 साल 25 साल का लोन होता है, बट 10 12 15 साल में मोस्टली भर देते हैं. और इंडिया तो फिर भी ठीक है, बट इन एडवांस्ड इकोनॉमीज मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव होता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होने लगते हैं, खास करके जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, तो अदर बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस विल स्टार्ट ऑफरिंग यू लोन्स एट सब्सटेंशियली लेसर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो उसके कारण भी आप पुराना लोन प्रीपे कर दोगे. तो वो जो रिस्क है, मतलब दिस इज अ फीचर फॉर द बोरोवर, बट फॉर द इन्वेस्टर जो एमबीएस में जिसने पैसा डाला है, राइट? सपोज मैंने एमबीएस में पैसा डाला कि कूपन अच्छा है, 7.5% मिल रहा है, 20 साल के लिए मिलेगा, राइट? लेकिन 20 साल के बदले 12 साल के बाद मेरा सारा पैसा वापस आ रहा है. और मोस्टली वो पैसा वापस कब आएगा? जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स लो है. सो उसको रीइन्वेस्ट भी मैं कम रेट पे कर पाऊंगा. सो ब्रॉडली स्पीकिंग दैट इज द प्रीपेमेंट रिस्क. अच्छा, अभी प्रीपेमेंट रिस्क में दो टाइप्स है. वन इज कॉन्ट्रैक्शन risk and another is extension risk. देखो, strictly speaking तो जब हम प्रीपेमेंट बोलते हैं तो पैसा जल्दी आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिस्क सबको समझ में आता है. बट इन प्रैक्टिस क्या होगा कि सपोज इवन जो इन्वेस्टर है ना, सपोज 20 ईयर लोन है सारे के सारे, जो आपका मॉर्गेज बैक एसेट है उसके बेस में जो लोन्स है वो मान लो सारे 20 साल के लोन है, राइट? अब जो इन्वेस्टर है जो पैसा डाल रहा है एट द बिगिनिंग, वो लोन का स्टडी करेगा कि कैसे लोन है, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो इन्वेस्टर भी कुछ ना कुछ प्रीपेमेंट तो अज्यूम करेगा कि थोड़ा तो प्रीपेमेंट होने वाला है.
सो सपोज 20 साल का लोन है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइफ एज पर इन्वेस्टर वो 17 ईयर्स है, बराबर। दिस इज एक्सपेक्टेड लाइफ। उसने 17 साल सोच के पैसा डाला, तो अगर there are more prepayments than expected, अगर हमने सोचा उससे ज्यादा प्रीपेमेंट आने लगे, तो एक्चुअल लाइफ might turn out to be 15 years. हमने सोचा था 17 साल, ऐसा आ गया 15 साल में। So this is contraction risk। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने सोचा था उसके कंपैरिजन में लेस प्रीपेमेंट्स आ रहे हैं, isn't it? तो उसके कारण जो एक्चुअल लाइफ है, हमने 17 सोचा था लेकिन वो 18.5 निकला। So this is extension risk, right? So these are the two components of prepayment risk. ठीक है, तो पहले 3 पैराग्राफ पढ़ लो। सर रीइन्वेस्टमेंट रिस्क जो है कोई रिलेशन करते हैं। दिस इज मतलब प्रीपेमेंट रिस्क जो कॉन्ट्रैक्शन रिस्क है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन रिस्क है ना, यू कैन से दैट विल लीड टू रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, ऐसा बोल सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है फाइनेंस में, रीइन्वेस्टमेंट मतलब जो कूपन्स आ रहे हैं उसका रीइन्वेस्टमेंट मान लो, ये तो पूरे का पूरा प्रिंसिपल आ रहा है, राइट? सो दिस इज लाइक अ कॉलेबल बॉन्ड। ये रिस्क कौन सा है, ये रिस्क क्या हुआ, दिस इज लाइक अ कॉलेबल बॉन्ड, राइट? और ये सारी चीज इंटरेस्ट रेट पे काफी डिपेंडेंट है। तो 4th पैराग्राफ मैंने बोला वही लिखा है कि रेट्स पे डिपेंडेंट है। रेट्स अगर घट गए तो प्रीपेमेंट स्पीड मोस्टली बढ़ जाता है, लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन इन द एवरेज लाइफ ऑफ एमबीएस। दिस इज बैड फॉर एमबीएस इन्वेस्टर्स फॉर 2 रीजंस। दे रिसीव कैश फ्लो सूनर देन एक्सपेक्टेड इन अ लो रेट एनवायरनमेंट एंड दे विल हैव लोअर रीइन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। और दूसरा, prices of MBS reflect expectations for prepayments in low rate environments, so they will not rise as much in response to decreasing interest rates. So this is again exactly same as callable bond. Callable में हमने पता है कन्वेक्सिटी में फिगर ड्रॉ किया था कि नॉर्मल बॉन्ड ऐसा होता है, नॉर्मल बॉन्ड ऐसा होता है, बट कॉलेबल में ये प्राइस सीलिंग जैसा है, मतलब रेट जब घटेंगे तो भाव जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा, ऐसा फ्लैट हो जाएगा। तो दे आर रिफरिंग टू द सेम थिंग जो कॉलेबल में बात हुई थी, मोर और लेस वही बात इसमें भी वो लोग कर रहे हैं। और जब रेट्स बढ़ेंगे तो प्रीपेमेंट स्पीड कम हो जाएगी, तो एक्सटेंशन रिस्क हो गया, तो वो भी बुरा है आपके लिए। मार्केट में रेट ज्यादा है लेकिन आपका पैसा धीरे धीरे आ रहा है, राइट? अच्छा, और अभी हमने लास्ट टाइम देखा था एजेंसी आरएमबीएस, एजेंसी वाला मतलब जो एजेंसी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज है उसमें तो वो गवर्नमेंट कंपनीज गारंटी देती है, तो क्रेडिट रिस्क तो है ही नहीं, क्रेडिट रिस्क तो उसमें है ही नहीं।
तो मेन जो रिस्क होता है रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में वो किसका है? ये प्री पेमेंट का ही रिस्क है। तो प्री पेमेंट का जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए व्हाट दे डू टाइम ट्रांचिंग। टाइम ट्रांचिंग मतलब क्या? सबसे पहले समझो ट्रांचिंग मतलब क्या। ट्रांचिंग मतलब instead of all investors facing the same risk and return, we can design a structure that some investors will take on higher risk, they will earn higher return, and some investors will have lower risk, lower return. So this is known as tranching. Suppose मान लो क्रेडिट रिस्क है किसी में, सपोज क्रेडिट रिस्क है, सपोज 100 करोड़ का लोन का पोर्टफोलियो है, तो हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि पहला 20 करोड़ जो डिफॉल्ट होगा ना वो इन्वेस्टर ए वो लोग ही उसको पूरा करेंगे, वही सफर करेंगे, राइट। जब लॉसेस 20 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स से बी वो लोग सफर करेंगे। सो ए इज वेरी रिस्की एंड दे विल हैव हायर रिटर्न, बी इज लेस रिस्की, उनका लेस रिटर्न होगा। और फिर हर एक ट्रांच का रेटिंग होता है, हर एक ट्रांच का रेटिंग होता है। तो जो लो रिस्क लो रिटर्न ट्रांच है उनको डबल ए ट्रिपल ए ऐसे हाई रेटिंग मिलेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसमें बैंक्स है, इंश्योरेंस है, दूसरे सपोज पेंशन फंड्स है, उनके रेगुलेशंस ऐसे होंगे दैट दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव अ लो रेटिंग, राइट। तो उनके लिए हाई रेटिंग वाली ट्रांच बनानी। और फिर हेज फंड्स है या दूसरे लोग हैं जिनको हाई रिस्क हाई रिटर्न लेना है, उनके लिए दूसरी ट्रांच व्हिच विल हैव लेसर रेटिंग, सपोज डबल बी या उससे नीचे, बट मोर रिटर्न्स। सो ट्रांचिंग के कारण क्या है कि यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स जिनको अलग अलग रिस्क लेना है। और आप क्रेडिट रिस्क का ट्रांचिंग कर सकते हो। सिमिलरली ये जो प्री पेमेंट रिस्क है, सपोज उसके दो टाइप्स है ना, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। तो आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हो कि सपोज मुझे कॉन्ट्रैक्शन रिस्क लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज जल्दी जल्दी पैसा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि कोई ऐसा होगा कि जिसको लेट पैसा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ एवरीवन फेसिंग सिमिलर रिस्क, हम अलग अलग रिस्क अलग अलग लोगों को दे सकते हैं, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांचिंग। तो वो पहला पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन ठीक है? गए आगे? ओके, सो नाउ गो टू सीएमओ, कोलेटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन। वो जो हमने सम किया था ना 65C में, उसके बाद है। आप में रीडिंग 65 है? 67 है, ओके। Go to that
LOSC, उसमें सम के बाद लिखा है कोलेटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन। सो बेसिकली मैंने जो समझा ना, ट्रांचिंग करते हैं तो जो सादा आपका एसेट बैक सिक्योरिटी या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी है, उसमें अगर ये फीचर ऐड कर दूं ट्रांचिंग वाला, देन इट इज कॉल्ड CMO, right? So there are securities that are collateralized by pass-through MBS and pool of mortgages. Each CMO has multiple bond classes, means tranches, that have different exposures to prepayment risk. The total prepayment risk of underlying RMBS is not changed, but is reapportioned among various CMO tranches. फिर जो मैंने समझा कि अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्क लेना है, वो लिखा है। और फिर कॉमन CMO स्ट्रक्चर इंक्लूड sequential pay tranches, plan amortization class, support and floating rate tranches. तो सबसे पहला CMO में sequential, CMO, तो उसमें क्या होगा, sequential pay CMO, as the name suggests, सीक्वेंस में आते हैं। The principal payments for the collateral flow to tranches in a pre-specified order. Once the first tranche has been fully paid, principal from underlying collateral will flow to the next tranche in the structure. Okay. So see, दो ट्रांचेस है, से T1 एंड T2, बराबर। नाउ यू अंडरस्टैंड, जो होम लोन होता है ना, उसका जो EMI होता है ना, उसमें एक कंपोनेंट इंटरेस्ट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, राइट? सपोज टोटल लोन इज फॉर 100 crores, टोटल लोन इज फॉर 100 crores, ठीक है। दोनों ट्रांच का प्रिंसिपल वैल्यू है 50 crore, ठीक है। दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू है 50 crores। अब होगा क्या कि हर एक इंस्टॉलमेंट जो आएगा ना, उसमें जो इंटरेस्ट होगा ना, वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। EMI का जो इंटरेस्ट पोर्शन है, वो दोनों के बीच में अपने 50-50 डिवाइड कर देंगे, लेकिन प्रिंसिपल पहले T1 को ही मिलेगा। हर एक जो इंस्टॉलमेंट आएगा ना, उसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा ना, वो T2 को नहीं मिलेगा, वो सिंपली आप T1 को ही देते जाओगे। सो इसके कारण इसका लाइफ शॉर्टर होगा ना, इसको पैसा जल्दी मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। सो दिस फेसेस मैक्स कॉन्ट्रैक्शन रिस्क, इजंट इट? इसको कॉन्ट्रैक्शन रिस्क लगेगा, ये पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद T2 को प्रिंसिपल मिलना चालू होगा। सो दिस फेसेस एक्सटेंशन रिस्क, इजंट इट? इसको कॉन्ट्रैक्शन रिस्क नहीं लगेगा, इसको सिर्फ एक्सटेंशन रिस्क लगेगा। सो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड द टू टाइप्स ऑफ रिस्क बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। जो इसमें कंफर्टेबल है वो ये ले ले, इसमें है वो ये ले ले, ठीक है। दिस इज योर सीक्वेंशियल पे CMO स्ट्रक्चर। ज्यादा रेटिंग T1 का होगा ना, अच्छा वो आई डोंट नो, एंड लॉजिकली आई कांट से, बिकॉज रिस्क तो दोनों में है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिस्क है और इसमें है एक्सटेंशन रिस्क है। प्रिंसिपल क्योंकि लेट, सपोज प्रीपेमेंट उतना नहीं हुआ, लेट पैसा आ रहा है, तो इसको तो फिर भी पहले आ रहा है सारा प्रिंसिपल, इसको तो बहुत वेट करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट रेट बता रहा था क्या कि अगर सपोज लोन हमारी डिफॉल्ट कैसे, डिफॉल्ट की तो बात ही नहीं है ना इसमें, देयर इज नो क्रेडिट रिस्क।
हाँ क्रेडिट रिस्क तो है ही नहीं, ये सब गारंटीड चीजें हैं, जो है वो सिर्फ प्रीपेमेंट रिस्क है, समझे? तो वो सीक्वेंशियल पे वाला 4 पैराग्राफ पढ़ लो और 10 सीएमओ स्ट्रक्चर तक पढ़ लो। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। तो वो जो फोर्थ पैरा में लिखा है ना, इन्वेस्टर्स विद प्रेफरेंस फॉर शॉर्टर टर्म सिक्योरिटीज विल प्रीफर ट्रांचेस पेड बैक सूनर, ये वाली, राइट? बिकॉज दे विल हैव लोअर एक्सपेक्टेड एवरेज लाइफ देन अदर ट्रांचेस। ओके, फिर अदर स्ट्रक्चर भी बोले हैं। सी सीएमओ में तो क्या है कि आप बहुत अलग अलग तरह के रूल्स बना सकते हो, तो बहुत सारा ट्रांचिंग के अलग अलग मतलब कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो एग्जांपल दिए हैं, Z tranche, also called accrual or accretion bond, is a CMO tranche that receives no interest payment during a specified accrual period. Instead, during the accrual period, the tranche accrues interest as extra principal. मतलब ये तो क्या है, एक टाइप का आपने पता नहीं मनन सर में पढ़ा होगा, पेमेंट इन काइंड वाले बॉन्ड भी होते हैं। इनिशियल कूपन कैश में नहीं मिलेगा, उसके वाले प्रिंसिपल बढ़ता रहेगा। So that sort of a thing. वही लिखा है, पहले 100 प्रिंसिपल है, 5% कूपन, तो फिर प्रिंसिपल बढ़ा देंगे 105। Once the accrual payment has ended, interest and principal payments on the Z tranche will begin. Typically, it is the lowest ranking tranche in a CMO structure. तो ये याद रखना। फिर अगेन जैसे इसमें नहीं बनाया था कि पहले सपोज T2 था, उसको पहले सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? लेकिन अगर अपने टोटल ऐसा करें कि जो ईएमआई आ रहे हैं उसमें प्रिंसिपल पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट, उसको पूरा अलग अलग कर ले कि एक ट्रांच वाले को प्रिंसिपल ही मिलता रहेगा, एक को इंटरेस्ट ही मिलता रहेगा। आप डिजाइन ही ऐसा करो तो दैट इज पीओ एंड आईओ, प्रिंसिपल ओनली एंड इंटरेस्ट ओनली, वो दोनों पढ़ो। और उसका बिहेवियर याद रख लेना, जो पीओ होता है उसमें डिक्रीजिंग रेट्स आर बेनिफिशियल, आईओ में उल्टा। ज्यादा उसमें लॉजिक नहीं पता चलेगा क्योंकि डिटेल्स नहीं दिए हैं, बट एटलीस्ट एज अ प्रॉपर्टी प्लीज रिमेंबर, कोई एक याद रख लेना, दूसरा उसका उल्टा है।
फिर फ्लोटिंग रेट ट्रांचेस, सो एज द नेम सजेस्ट दे पे अ कूपन दैट इज लिंक्ड टू अ वेरिएबल मार्केट रेफरेंस रेट। सपोज जैसे अपने यहाँ रेपो है या इंटरनेशनल में पहले लाइबोर होता था, राइट? तो उसके हिसाब से कूपन मिलता रहेगा, सब्जेक्ट टू कैप एंड फ्लोर, मतलब सब्जेक्ट टू मिनिमम एंड मैक्सिमम। कैन आल्सो बी स्ट्रक्चर्ड एज इनवर्स फ्लोटर्स, वो भी मनन सर में शायद आया होगा। इनवर्स फ्लोटर मतलब क्या? सी नॉर्मली कूपन रेट कैसे होते हैं? रेपो प्लस 3, मतलब रेपो बढ़ा तो कूपन बढ़ा। बट सपोज मैं बोलूं 12 माइनस रेपो, कूपन इज इक्वल टू 12 माइनस रेपो, तो रेपो बढ़ा तो कूपन घटा और रेपो घटा तो कूपन बढ़ा, तो उस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। देन रेसिडुअल ट्रांचेस, रेसिडुअल मतलब सबसे ज्यादा रिस्क, दे रैंक जूनियर टू ऑल अदर ट्रांचेस, सिमिलर टू इक्विटी ट्रांच ऑफ एन एबीएस। सो इन जनरल रेसिडुअल ट्रांच, इक्विटी ट्रांच, ये दोनों एक ही चीज है, सिनोनिम्स है। सबसे लास्ट नंबर, सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा रिटर्न। अच्छा, फिर जो डिटेल में बताया है, एक तो सीक्वेंशियल पे था और दूसरा जो बहुत ज्यादा चलता है सीएमओ, वो पैक है। सो प्लांट amortization क्लास पैक, एक पैक ट्रांच होगा और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट ट्रांच। ओके, सो इसमें क्या होता है कि पहले से इन्वेस्टर्स को बोल देंगे लोग कि देखो ये वाला जो ट्रांच है ना, उसका लाइफ 15 इयर्स का है, सॉर्ट ऑफ दे विल टेल द इन्वेस्टर्स ऑफ पैक कि 15 साल का आप एक्सपेक्टेशन रखो, राइट? अच्छा, फिर अगर मोर प्रीपेमेंट आया, राइट, या फास्टर प्रीपेमेंट आया, तो ये तो तकलीफ होगी। 15 साल हमने बोला था, लेकिन पैसा बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। लेकिन क्या करेंगे कि सपोर्ट वाला जो ट्रांच है ना, उसकी लाइफ लो कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। दिस विल स्टे एट 15 इयर्स। समझ में आया? मतलब जो भी प्रॉब्लम है ना, इसको बकरा बनाएंगे। अगर बहुत ज्यादा जल्दी पैसा आ रहा है तो इसको फास्ट दे देंगे, तो इसका लाइफ कम हो जाएगा। मतलब दे विल फेस हाई contraction, right? These investors will then face high contraction risk. और अगर लेस या स्लो प्रीपेमेंट आ रहा है, राइट, धीरे धीरे हमने सोचा था उससे पैसा आ रहा है, तो भी इनको 15 साल ही रखेंगे, राइट, और इनका लॉन्गर लाइफ बना देंगे कि अभी तू वेट कर, राइट? सो दे विल फेस हाई एक्सटेंशन रिस्क। तो दोनों में मरेगा यही। So this will have very low rating, high risk, high return. This will have very high return, sorry, very high rating, because this is low risk, low return. ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर भी काफी पॉपुलर है। हालांकि there is always a range, there is always a range कि भाई कब तक इसको 15 पे ही रखोगे, राइट? अगर कुछ बहुत हेवी मार्जिन से फास्ट या स्लो हो जाए प्रीपेमेंट, तो फिर इसको थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन वो पहले से डिफाइन होगा, राइट? इसके पहले के सिलेबस में थोड़ा और डिटेल में वो लोग देते थे, राइट? वो भी सब निकाल दिया है, तो इतना कर लो, बहुत हो गया। ठीक है, ये लिखना है तो लिख लो और पढ़ लो।
लिखा है ना, रेंज होता है, should speeds move outside this range, pack trans will not receive payments in line with its schedule. बोलो ओके। फिर अब तक हमारा जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का डिस्कशन था, दोज वेल और रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस, होम लोन, बट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कमर्शियल रेसिडेंट, सॉरी कमर्शियल रियल एस्टेट, राइट, के ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्सेस, व्हाटएवर जो भी रेंट पे देने का होता है ना, रिमेंबर इवन मतलब सीएफए में, यूएसए में तुम घर खरीदते हो, भाड़े पे देने के लिए खरीदते हो, then it will be classified as commercial real estate. Okay, so that is the main definition कि अगर इनकम प्रोड्यूसिंग है तो वो कमर्शियल रियल एस्टेट गिना जाएगा, और उसके लिए जो लोन दिया है वो मॉर्गेज, फिर उसका एसेट बैक सिक्योरिटी बनाओ, तो दैट इज कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पहला तो ठीक है, वो डेफिनेशन है। सेकंड में दे टिपिकली हैव फ्यूअर मॉर्गेज इन कोलेटरल पूल, क्योंकि बड़े बड़े लोन्स होंगे, राइट। रेसिडेंशियल मॉर्गेज तो रिटेल प्रोडक्ट है, ये तो बड़ा बड़ा लोन्स होगा ना, राइट। In some cases, CMBS can even be backed by a single mortgage on a high value, well-known property in a major city. Hence, there is less diversification against default risk. They can be backed by mortgages from an individual lender or multiple commercial mortgages by one borrower. ठीक है, they are common in US, where coupons are fixed. यूरोप में volumes are increasing, जहां पे फ्लोटिंग कूपन्स होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बोरोवर्स ऑफ द अंडरलाइंग लोन्स। रेसिडेंशियल एमबीएस लोन्स आर रीपेड बाय ओनर्स और occupiers of the property. Commercial MBS loans are repaid by real estate investors who in turn rely on tenants, usually businesses, of the property, and their customers to provide the cash flow to repay the mortgage loan. मतलब बेसिकली इसमें मेन मोटिव रेंट का होता है, तो मैंने घर खरीदा, उसका लोन लिया, वो तो मैं रीपे करूंगा। बट सपोज मैंने कोई मॉल में इन्वेस्ट किया है, राइट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो तो जो मेरी भाड़े की इनकम होगी उसमें से मैं लोन रीपे करूंगा, राइट। एंड टिपिकली, आई डोंट नो इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, बट मोस्टली ये वाली जो लोन होती है ना, वो नॉन रिकोर्स लोन होती है। मतलब रिकोर्स में मैं अगर पे ना करूं तो मेरा घर ले लेंगे, बट उसके बाद भी शॉर्टफॉल है तो मेरी दूसरी एसेट्स भी कर सकते हैं। नॉन रिकोर्स में सिर्फ वो प्रॉपर्टी को लोग ले सकते हैं, बाकी किसी को टच नहीं कर सकते, राइट। The regular income from collateral of a CMBS is referred to as weighted average proceeds from mortgages. मतलब RMBS में इसको WAC बोलते थे, weighted average coupon, इसको WAMP बोलते हैं, WAMP। और इसलिए इसका जो एनालिसिस होगा ना, it focuses on credit risk of the property and not the credit risk of the borrower. मिकिन भाई को अगर होम लोन लेना है तो मिकिन भाई का आईटी रिटर्न्स, मिकिन भाई का नेटवर्क सर्टिफिकेट, वो सब देखेंगे। लेकिन मिकिन भाई अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पैसा डाल रहे हैं और उसके लिए लोन लेनी है, तो जो एनालिस्ट होगा वो पूरा वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करेगा कि कितनी दुकान है, कौन से एरिया में है, मंथली रेंटल क्या होगा, उस तरह से, राइट। उसके लिए मिकिन भाई के रिटर्न्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो उसमें जो रेशियो होता है, एक तो एलटीवी ही है, लोन टू वैल्यू, जो पहले भी आया था। दूसरा जो है वो डीएससीआर है, बेसिक कैश फ्लो कवरेज ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी अवेलेबल टू मेक डेट सर्विस पेमेंट्स कंपेयर टू डेट सर्विस कॉस्ट। मतलब ऊपर क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, तुम जो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसका रेंट कितना आएगा, राइट, लेस कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस
प्रॉपर्टी टैक्स है, ऐसा कुछ है, वो सब कटेगा, राइट। एंड नॉन कैश रिजर्व मतलब डेप्रिसिएशन। सपोज कोई प्रॉपर्टी है बड़ी सी, साल का 10 लाख मेरे को रेंट मिलेगा, लेकिन 2 लाख प्रॉपर्टी टैक्स जाएगा और सपोज 1.5 लाख डेप्रिसिएशन जाएगा, तो 10 माइनस 3.5, 6.5 लाख आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेट सर्विस कि एक साल में जो तुम इंस्टॉलमेंट भरोगे उसका टोटल क्या है, सपोज दैट इज 5 लाख, तो 6.5 by 5, हायर इज बेटर, ओके। एलटीवी तो हमने देखा ही था, लोअर इज बेटर। फिर दूसरा जो डिफरेंस इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये जो कमर्शियल मॉर्गेज होता है ना, उसमें दे ट्राई टू डिस्करेज प्रीपेमेंट, मतलब प्रीपेमेंट ना हो जाए उसका ट्राई करते हैं। तो दे डू इट इन टू वेज, एक तो लोन लेवल कॉल प्रोटेक्शन, मतलब लोन में ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन डाल देंगे, प्रीपेमेंट लॉकआउट हो सकता है कि पहले 2 से 5 साल में प्रीपेमेंट नहीं कर सकते, या पेनल्टी पॉइंट लगेगा, राइट, से 1% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, या डिफिशंस। वो क्या है, तो बोरोवर uses payments in excess of scheduled loan payments to purchase a portfolio of government securities that is sufficient to make the remaining scheduled principal and interest payments on the loan। मतलब सपोज कमर्शियल मॉर्गेज का मैं बोरोवर हूं और आप सब इन्वेस्टर हो, सपोज एवरी ईयर आई हैव टू पे 5 लाख, हमारा जो ईएमआई का हिसाब है उसमें हर साल 5 लाख देने के हैं, बट मेरे पास अभी पैसा है तो मेरे को आपको 7 लाख देना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख तो बराबर है, बट जो एक्स्ट्रा 2 लाख है ना उसका गवर्नमेंट बॉन्ड लाऊंगा और आपको दे दूंगा, सो दैट वो जो एक्स्ट्रा कैश है 2 लाख वो आई एम नॉट रिटर्निंग टू यू इन टर्म्स ऑफ कैश, आई एम गिविंग इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड्स, तो इसलिए आपका थोड़ा जो नुकसान है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा मैं दे रहा हूं उसमें से भी इनकम आता रहेगा, और गवर्नमेंट बॉन्ड है, कोई क्रेडिट रिस्क उसमें है नहीं। This protects the lender from prepayments and it allows the borrower to remove the lender's lien on the property। ये भी बड़ी बात होती है कमर्शियल डील्स में, यार लोन चालू है, राइट, तो इसके कागज और मॉर्गेज और वो सब रहेगा, वो जो लेंडर है उसके नाम का रहेगा, और सम रीजन आपको उसको छुड़वाना है, राइट। सो बिकॉज ऑफ सच रीजंस आल्सो the borrower might want to prepay, तो ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं, राइट। और दूसरा होता है सीएमबीएस लेवल प्रोटेक्शन, तो सीएमबीएस मतलब तो फिर ऐसा ट्रांचिंग और ये सब कर सकते हो, सीक्वेंशियल पे ट्रांचिंग कर सकते हो। और कमर्शियल मॉर्गेजेस में ये भी एक फीचर है जो रेसिडेंशियल मॉर्गेजेस से अलग है कि they are not fully amortized, so at the end of loan term some principal remains outstanding that needs to be paid, this is referred to as balloon payment। if the borrower is unable to arrange refinancing to make this payment, the borrower is in default, this possibility is called balloon risk। ऐसा होगा तो you might extend the term of loan, so in a sense it's a form of extension risk, क्योंकि पैसा लेट आएगा। इसमें लोग क्या करते हैं पता है, कि सपोज 5 करोड़ का लोन है, 5 करोड़ का लोन है 7 इयर्स के लिए, तो उसका जो ईएमआई कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू 5 करोड़ के बदले 4 करोड़ डालेंगे, समझ में आया? 7 इयर्स मतलब एन तो 84 ही डालेंगे, मतलब इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कैसे हुए हैं एज पर 4 करोड़, तो जब इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएंगे 7 साल में तो रीपे कितना हुआ होगा, 4 करोड़, 1 करोड़ बाकी होगा, दैट इज अ बलून पेमेंट टू बी मेड एट द एंड ऑफ द लोन। ऐसा इसलिए रखते हैं कि मोस्टली इवन जो बोरोवर है, मतलब जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो मोस्टली
लोन टर्म एंड होगा तब प्रॉपर्टी बेच देगा या नई लोन ले लेगा, तो ये चीज वहां पे बहुत कॉमन है. सो दैट इज द बलून पेमेंट. ठीक है, ओके. देख लो क्विज. बोलो डन. फर्स्ट में है मोर स्लोली. धीरे धीरे पैसा आएगा. एक्सटेंशन हुआ ना. सर हमारे को 4 LC. हाँ इसलिए फर्क है. मेरे में 3 ही है. तो तुम्हारा डिस्कस करता हूँ. The residential mortgages that may be included in agency RMBS are least likely, मतलब गलत होना चाहिए. तो मिनिमम नहीं मैक्सिमम एलटीवी होना चाहिए. एलटीवी मैक्सिमम होना चाहिए ना, मिनिमम थोड़ी होना चाहिए. समझ रहे हो? सेकंड वाला, the risk that mortgage prepayment will occur slowly. No extension risk. फिर investor concerned about extension risk. ट्रांच ए में पैसा डालेगा. बलून रिस्क इज एक्सटेंशन रिस्क. ठीक है. ऑनलाइन फाइन. ऑनलाइन आगे जाएं. एक ही चैप्टर बाकी है राइट. सो लेट अस स्टार्ट. एक मिनट में वीडियो चेंज करता हूं. एसेट बैक सिक्योरिटी फीचर्स.